राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी। एनडीए से झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा है उम्मीदवार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 2 दिवसीय दौरे पर जनता से किया संवाद। आज 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। झारखंड में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी। स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को एहतियाती कदम उठाने का दिया निर्देश। और जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 24वीं आईएमएफ ईस्ट जोन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने किया अपने नाम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। देश में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन अब से कुछ समय के बाद हो जाएगा। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति चुनाव के मतों की गिनती जारी है। एनडीए की ओर से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। संसद भवन, राज्य विधानसभाओं और अन्य निर्धारित मतदान केंद्रों पर सोमवार को मतदान हुआ। सोमवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में कुल 99% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। वहीं 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधायकों द्वारा 100% मतदान किया गया। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और तमिलनाडु। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार हैं, तो वहीं देश के शीर्ष पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को खत्म हो रहा है। संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट के बाद ही विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पिछले 3 दिनों से विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बाधित रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका के 2 दिवसीय दौरे पर है। वे आज सर्वजन पेंशन योजना समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही उपराजधानी दुमका को करीब 400 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इससे पहले कल दुमका पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने राजभवन में जनता के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कई जन समस्याओं का निदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 21,566 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 18,294 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,48,881 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 230 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 168 लोगों ने कोरोना को हराया है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 1,129 सक्रिय मामले शेष है, जबकि रिकवरी रेट 98.52% है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी सरकारी कोविड अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करने और अगले 8 दिनों का आकलन कर आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को दवाइयां, बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 1 करोड़ 81 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर एहतियाती डोज लगवाने के लिए लोग आ रहे हैं। गौरतलब है कि 15 जुलाई से 15 दिनों के लिए 18 से अधिक उम्र के लोगों को एहतियाती डोज मुफ्त में लगाया जाना है।
एचएससी वेलनेस सेंटर से बोल रही हूँ। जब से सरकार ने 15 जुलाई से सभी घोषणा की है कि सभी वैक्सीनेशन सेंटर में देना है, तो उस समय से सुबह से शाम। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वर्क फ्रॉम होम की अनुमति अधिकतम 1 साल तक के लिए दी जाएगी और इससे कुल कर्मचारियों के 50% तक लागू किए जाने की संभावना है। मंत्रालय ने बताया कि देश के उद्योगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए वर्क फ्रॉम होम की एक समान नीति जारी करने की मांग की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में अनावरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के जरिए दवा के क्षेत्र में कई पहल का प्रावधान है। इस सेक्टर से हम परिचित भी है। इस सेक्टर आज देश में 10,000 से अधिक फार्मा इंडस्ट्रीज है, फार्मा प्लांट है, फार्मा कंपनीज है। ये सब क्षमता को देखते हुए क्या हम और हमारा सेक्टर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये विषय से, ये विचार से ये स्कीम निकली हुई है। हम केवल मैन्युफैक्चरिंग करें यहां और केवल एफोर्डेबल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया में सप्लाई करें, ठीक है, हमें करनी ही करनी है, लेकिन दुनिया में हमें शाख और ब्रांड दोनों बनानी है। दुनिया की भाषा में, दुनिया कौन सी भाषा में बात करती है, ये भाषा में बात करना है। दुनिया कौन सी टेक्नोलॉजी, जिस टाइप की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, WHO ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस किसको कही है? कोई दुनिया आके कहे कि नहीं हमें ये टाइप की प्रैक्टिस चाहिए, वहां से ही हम इंपोर्ट करेंगे, है हमारे पास, ये हमें करना है, इसलिए ये स्कीम लेके आए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने विभिन्न विभागों की प्रमंडल स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को प्रमंडल क्षेत्र के जिलों में संबंधित जिला कार्यालयों का निरीक्षण कर वहां हो रहे कार्यों की समीक्षा करने एवं उससे संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया। हजारीबाग जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जिला कोषागार कार्यालय का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण फाइलों की जांच की। इस मौके पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से लगे अग्निशमक यंत्र की फायर ऑडिट कराने सहित CCTV की भी क्रियाशीलता की जांच करने का उन्होंने निर्देश दिया। साहिबगंज में पदस्थापित जिला जनसंपर्क पदाधिकारी विकास हेम्ब्रम का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जिले के उपायुक्त समेत कई पदाधिकारियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। देवघर में जारी श्रावणी मेले के सुचारू संचालन को लेकर कई प्रशासनिक पहल की जा रही है। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त ने विधि व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण के साथ साथ अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में निर्मित अनुमंडल सिविल कोर्ट का 23 जुलाई को उद्घाटन किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उद्घाटन की तैयारियां का जायजा लिया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। गढ़वा जिले में सिविल सर्जन ने कोविड वैक्सीनेशन व्हील को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल वैन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेगा। बोकारो के उपायुक्त ने चास अनुमंडल परिसर स्थित जिला अवर निबंधन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गहनता से विभिन्न दस्तावेजों की जांच की। मौके पर उपायुक्त ने अपर समाहर्ता और अन्य पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला के उपायुक्त ने जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की फरियाद सुनी। जनता दरबार में आवेदनों को संबंधित विभाग को भेजते हुए उनके निष्पादन के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची जिले में वज्रपात से सुरक्षा और बारिश के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उपायुक्त ने वज्रपात सुरक्षा रथ रवाना किया। मौके पर अपर समाहर्ता राजेश बरवार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। रांची के उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में सभी प्रखंडों के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सहित
आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं कितना खास है आज का दिन। इक्कीस जुलाई को राष्ट्रवादी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक उमेश चंद्र बनर्जी की पुण्यतिथि है। 29 दिसंबर 1844 को कलकत्ता में जन्मे बनर्जी 1864 में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। 1868 में वे कलकत्ता लौट आए और वकालत शुरू की। बैरिस्टर के रूप में उन्होंने अच्छी प्रतिष्ठा हासिल की थी। 1882 में वो स्थायी वकील के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामले में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बचाव भी किया था। उमेश चंद्र बनर्जी दिसंबर 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष बने। अगले वर्ष दूसरे सत्र में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, बनर्जी ने सुझाव दिया कि पार्टी हर प्रांत के लिए स्थायी समिति का गठन करे। वो 1892 में इलाहाबाद में एक बार फिर पार्टी के अध्यक्ष बने। बनर्जी कुछ समय के लिए इंग्लैंड में रहे और वहाँ वकालत भी की। लिबरल पार्टी ने उन्हें ब्रिटेन की संसद के चुनाव में लड़ने के लिए टिकट दी। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन वो ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय बने। उमेश चंद्र बनर्जी का 1906 में 61 वर्ष की आयु में कलकत्ता में निधन हो गया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी जयराम दास दौलतराम को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 21 जुलाई 1891 को कराची में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। 1915 में जयराम दास महात्मा गांधी के व्यक्तिगत संपर्क में आए और उनके अनुयायी बन गए। जयराम दास ने होम रूल आंदोलन में भी भाग लिया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1920 में असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में एक प्रमुख कार्यकर्ता भी थे। जयराम दास 1947 में विभाजन के दौरान भारत में रहे और उन्हें बिहार का पहला भारतीय राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत की संविधान सभा में पंजाब के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1950 से 1956 तक जयराम दास ने असम के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 1 मार्च 1979 को अंतिम सांस ली। महान राष्ट्रवादी जयराम दास दौलतराम को हमारा नमन। आज हम आजाद हिंद फौज के मिजो सदस्य डार्थवमा रेंथली को भी याद कर रहे हैं, जिनकी 21 जुलाई 2019 को मृत्यु हुई थी। 1920 में पुकपुई गांव में जन्मे रेंथली ने स्वतंत्रता सेनानी बनने से पहले भारतीय सेना के मेडिकल कोर में सेवा की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें मलेशिया भेजा गया था, जहां उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन जापानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सिंगापुर में बंदी बनाकर रखा। रेंथली की नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उस समय मुलाकात हुई थी जब वो जेल में थे। रेंथली रिहाई के बाद आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे और म्यांमा में साथी विद्रोहियों के साथ ब्रिटिश सेना से लड़े थे। हिरोशिमा और नागासाकी में बम विस्फोटों के बाद जब जापानी सेना पीछे हट गई तो उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। अंग्रेजों ने रेंथली को ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराया और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। 2 साल बाद 1945 में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत सरकार ने 1972 में रेंथली को ताम्रपत्र से सम्मानित किया। इस महान हस्ती ने 21 जुलाई 2019 को 99 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। भारत के वीर सपूत डार्थावमा रेंथली को हमारा सलाम। ईडी कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को 6 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। ईडी के अधिकारियों ने अदालत से 10 दिनों के रिमांड मांगी थी। अब अगले 6 दिनों तक ईडी के अधिकारी पंकज मिश्रा से पूछताछ करेंगे। गौरतलब है कि 19 जुलाई को 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में एंटी करप्शन ब्यूरो को एक और सफलता मिली है। एसीबी की टीम ने पलामू जिले के विश्रामपुर में पदस्थापित मार्केटिंग ऑफिसर नीलेश रंजन तिवारी को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मार्केटिंग ऑफिसर एक पीडीएस डीलर से 3,000 रुपये रिश्वत ले रहे थे।
रांची के नगड़ी स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में कल केंद्रीय रेशम बोर्ड के युवा वैज्ञानिकों की बैठक हुई। बैठक में देश भर में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए युवा वैज्ञानिकों ने अपने अपने सुझाव दिए। रांची स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में केंद्रीय रेशम बोर्ड के युवा वैज्ञानिकों की बैठक में उपस्थित बोर्ड की सदस्य सचिव रंजीत रंजन ओखंडियार ने उम्मीद जताई है कि युवा वैज्ञानिकों के नए आइडिया से झारखंड और देश को बहुत फायदा मिलेगा और आने वाले समय में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खास करके नए तरह के सिल्कवर्म या डेवलप करने में और जो अलग से समस्याएं हैं बीमारियों से संबंधित जो ये रेशम के कीड़ों में लग जाती हैं उनको दूर करने के लिए और कुल मिलाकर के देश में या सिल्क का उत्पादन अधिक से अधिक हो और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। मौके पर रांची के नगड़ी स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक के सत्यनारायण ने कहा कि तसर अनुसंधान केंद्र का लाभ राज्य के कुल्हान और संताल परगना प्रमंडल के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने एक नया स्कीम लॉन्च किया सिल्क समग्र 2। उसके हिसाब से हम लोग का उत्पादन बढ़ाना, सिल्क उत्पादन बढ़ाना है। जो अब मलबरी और वन्या सेक्टर है, इसलिए हम लोग जो नया जो रिसर्च ने इम्प्लान किया उनसे जो राय मांगेंगे, मतलब नया आइडिया मांगेंगे, उससे रिसर्च कर अनुसंधान कर कैसे उत्पादन बढ़ाना उसके लिए हम लोग। सम्मेलन में उपस्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलोर के वैज्ञानिक डॉक्टर एस मंथिरामूर्ति ने बताया कि केंद्र सरकार ने रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उत्पादन बढ़ाने के लिए युवा वैज्ञानिकों का सुझाव काफी अहम है। किसान भाइयों के वहाँ तक पहुँचाने का काम हम करते हैं। इसके अलावे जो भी हमारा जो राज्य सरकार की तरफ से जो भी चुने गए लीड फार्मर्स को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि जो पूरा तकनीकी गतिविधियाँ हो या जो नया जो टेक्नोलॉजीज का जो उसको अनुपालन करने में पूरा प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। सम्मेलन में सरायकेला खरसावां जिला स्थित तसर अनुसंधान केंद्र के युवा वैज्ञानिक तिरुपम रेड्डी के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों के युवा वैज्ञानिक उपस्थित थे। जमशेदपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 24वीं IMF ईस्ट जोन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने अपने नाम कर लिया है। झारखंड की टीम में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के क्लाइंबर्स शामिल थे, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 48 पदक अपने नाम किए। विजेता खिलाड़ी 12 से 14 अगस्त तक उत्तरकाशी में आयोजित होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेंगे। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस जीत से खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। झारखंड की टीम के लिए 3-3 गोल्ड मेडल हासिल करने वाले जुड़वा भाई बहन अमर वर्मा और अनीशा वर्मा ने कहा कि अब उनका लक्ष्य एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना है। क्योंकि मेरे को रिस्क वाला चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है और ये एडवेंचरस है, मज़ा आता है इसीलिए। हाँ, हर दिन सुबह शाम प्रैक्टिस होता है 4 घंटा का। तो आज दोनों को गोल्ड मिला है, कैसे महसूस कर रहा है? अच्छा लग रहा है। किरण सिंह ठाकुर ने भी इस प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। उनका भी लक्ष्य नवंबर में होने वाले एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल करना है। क्या पोजीशन लाया? सिल्वर मिला, दोनों सिल्वर है। तो आगे क्या लक्ष्य है? आगे तो गोल्ड मारेंगे, देखते। अभी नेशनल में टारगेट है, नेशनल जीते तो अभी उसके बाद एशियन गेम्स, तो थोड़ा करके बढ़ते हैं आगे। मतलब 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला सुक्कू सिंह पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण ले रहा है और इस बार उसने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। वह नेशनल में स्वर्ण पदक जीतने की इच्छा रखता है। तीनों फर्स्ट प्राइज है। तीनों फर्स्ट है? हाँ। वेरी गुड है। तो आगे क्या लक्ष्य है? आगे मतलब एशियन गेम्स में मेडल मारना है। इस चैंपियनशिप में 5 राज्यों झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम के 280 खिलाड़ियों ने भाग लिया। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के प्रमुख हेमंत गुप्ता ने बताया कि कुल 54 मेडल में से सबसे ज्यादा 48 मेडल TSAF के खिलाड़ियों ने जीता। लगभग 280 पार्टिसिपेंट्स थे। इसमें 5 स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स थे, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। और इस जोनल कंपटीशन एक प्लेटफॉर्म होता है, जो बच्चे यहाँ से मेडल जीतते हैं वो लोग नेशनल कंपटीशन में जाते हैं।
बीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचना तैयार की गई है। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के प्रमुख हेमंत गुप्ता कहते हैं कि यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य भर में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार दक्षिणी हिस्से में चक्रवात के आसार बन रहे हैं, जिसके कारण 23 जुलाई को राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से में भारी बारिश हो सकते हैं। बरसात के दिनों में बीमारी का खतरा काफी बढ़ जाता है। बारिश के दौरान बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बरसात के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कई खतरे उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। खाने से जुड़ी हुई और जो पानी से जुड़ी बीमारियां हैं, कंटामिनेशन से होती हैं, संक्रमण से हो जाती हैं, वो बीमारियां बढ़ जाती हैं। उल्टी दस्त लगना या और हमारा पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, टाइफाइड बीमारी हो जाती है। ये इस तरह की खाने और पानी से होने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं। उसके साथ हम जब देखते हैं कि कुछ हमारे बदलाव के कारण, वातावरण में बदलाव के कारण मच्छर भी बहुत बढ़ जाते हैं। मच्छरों की वजह से हम जानते हैं बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि मलेरिया है और डेंगू का इन्फेक्शन है, ये भी बहुत कॉमन हो जाता है, आम खांसी जुकाम जिसको हम कहते हैं। और इस तरह से जो बीमारियां और भी हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं चमड़ी का इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं। बच्चों के बीमार होने पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है और कोई भी गंभीर लक्षण हो तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। बच्चों को हमें रोज नहलाना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, धुले हुए कपड़े पहनाने चाहिए। और जब भी बच्चा कभी बाहर खेल के आता है और उसको आपको लगता है कि उसके शरीर पे मिट्टी लगी है या कपड़े गंदे हैं, तो उनको तुरंत बदलना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज बच्चे को स्किन की इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और साथ में बच्चे के लिए एक शुरू से ही, उसके बचपन से ही ये आदत डालने की कोशिश करनी चाहिए कि कुछ भी खाने से पहले हाथ साबुन से और पानी से जरूर धोने चाहिए। उसको साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रखें और उसके खाने पीने का ध्यान दें, जिससे उसको कोई इन्फेक्शन ना हो सके। और अगर आपको लगता है कि बच्चे में कोई लक्षण आया, जैसे खांसी जुकाम हो गया या सर्दी हो गई, तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखा के इलाज करना चाहिए उसको। बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हो जाएं और सावधानी रखें, जिससे बरसात के मौसम में आपका बच्चा स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं ने दुमका जिले के लाखों ग्रामीण परिवारों के जीवन को आसान बना दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आवास योजना, हर घर नल, हर घर बिजली ने इन ग्रामीण परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। पेश है दुमका से खास रिपोर्ट। ये है दुमका जिले के सदर प्रखंड के आसनसोल गांव की गंगा देवी। केंद्र सरकार की कई योजनाओं का इन्हें लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने इन्हें और इनके परिवार को पक्का घर, पक्की छत मुहैया कराई है। घर में बिजली और पानी का कनेक्शन पहुंचा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने इनकी रसोई की तस्वीर ही बदल दी है। गंगा देवी इस बात के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताती नहीं थकती।
पहले गैस नहीं था, लकड़ी में बनाते थे, बना नहीं पाते थे, लकड़ी भी धुआं होता था, इसलिए सुविधा मिला सरकार से, गैस पूरा मिला, खाना टाइम टाइम में बनाते हैं। गंगा देवी के घर बिजली का कनेक्शन भी पहुंचा है। इससे जहां घर में टीवी और पंखे का सुख इनके परिवार को मिला है, वहीं इनकी बिटिया खुशबू के लिए रात में पढ़ाई करना आसान हो गया है। सरकार से पानी भी मिल आता है नल में, और बिजली भी आती सरकारी तरफ से मिला है, और बच्चा पढ़ रहा है ठीक से, बिजली लाइन रहता है, शाम को बच्चा पढ़ता है। गंगा देवी और इनका परिवार पहले चापाकल या कुएं का पानी पीता था, अब घर में पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पानी पहुंच रहा है। गांव में इन सुविधाओं के मिल जाने से जीवन स्तर बदल गया है। गंगा देवी के पति दिलीप कुमार कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जितना कुछ दिया है, उतने के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। बिजली से बच्चे रात को शाम को पढ़ने बैठते हैं, और कुछ टीवी भी न्यूज वगैरह समाचार देख लेते हैं, जो कि देश के लिए, देश की खबरों को जानते हैं, और कुछ बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बहरहाल गंगा देवी जैसी लाखों महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं किसी वरदान से कम नहीं हैं। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी। एनडीए से झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा है उम्मीदवार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका के 2 दिवसीय दौरे पर जनता से किया संवाद। आज 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। झारखंड में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी। स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को एहतियाती कदम उठाने का दिया निर्देश। और जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 24वीं IMF ईस्ट जोन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने किया अपने नाम।